So here is question number 1. Which statement is true for Gauss? तो इट मीन्स दैट कि ये आपके गॉस लॉ से क्वेश्चन है, चैप्टर 1 आपको पता है। गॉस लॉ बच्चों आप लोग के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है चैप्टर 1 के लिए। और आपने जैसा कि पढ़ा होगा अगर बच्चों चैप्टर 1, तो आपने देखा होगा कि गॉस लॉ से हम लोग काफ़ी सारे डेरिवेशंस करते हैं। और उसी गॉस लॉ पे एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया हुआ है, और ये बच्चों आपके 2022 का टर्म 1 का क्वेश्चन है। सीबीएसई में आपके सैंपल पेपर में गिवन है। आपको मैं बता दूं बच्चों, जो सैंपल पेपर में क्वेश्चन होते हैं अक्सर वही क्वेश्चन 1 साल या 2 साल या 3 साल बाद उसको रिपीट कर दिया जाता है, या किसी भी आने वाले अपकमिंग एग्जाम में इसी को बच्चों रिपीट कर देते हैं। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन आने की भी पॉसिबिलिटी है। अभी तक ये एग्जाम में आपको नहीं पूछा है, बट सैंपल पेपर में गिवन है, इट मीन्स दैट ये आपको आ सकता है। तो यहाँ पे बच्चों क्वेश्चन पूछ रहा है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द गॉस लॉ, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑल द चार्जेस वेदर इनसाइड और आउटसाइड द गॉसियन सरफेस कंट्रीब्यूट टू द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ऑप्शन बी है इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द गॉसियन सरफेस। ऑप्शन सी बच्चों यहाँ पे गिवन है गॉस थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। एंड ऑप्शन 4 आपको गिवन है, ऑप्शन डी जिसको कहते हैं the electric field over the Gaussian surface remains continuous and uniform at every point। तो बच्चों जिन बच्चों ने अभी तक गॉस लॉ पढ़ चुका है वो इसके आंसर को दे सकते हैं। फटाफट वो इसके आंसर को कमेंट करें बेटा। जिन्होंने गॉस लॉ अभी तक नहीं पढ़ा हुआ है तो मैं उनके लिए एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ गॉस लॉ का। यहाँ पे छोटा सा एक एक्सप्लेनेशन है बच्चों, जिसको मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ। जो बच्चे गॉस लॉ अभी तक नहीं पढ़े हैं उनके लिए, जो पढ़े हैं वो आराम से इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो अपना बच्चों आंसर कमेंट करें। जो बच्चों को नहीं आ रहा मैं उनके लिए बता दूं बच्चों, गॉस लॉ जो होता है ये बताता है इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में। बहुत शॉर्ट में समझा रहा हूं बेटा। सर इलेक्ट्रिक फ्लक्स किससे लिंक्ड? आंसर है इलेक्ट्रिक फील्ड लिंक थ्रू ए क्लोज सरफेस के बारे में बताता है, जिसको हम E.ds कहते हैं या E.da भी कह सकते हो आप। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला यही होता है ना, E.da। और ये क्लोज इंटीग्रेशन का मतलब है बच्चों की क्लोज सरफेस के लिए। तो गॉस लॉ यही कहता है कि ये जो क्लोज सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होती है E.da, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ E.da, ये होता है Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट, वेयर Q इज द इनक्लोज चार्ज। ये क्या होता है इनक्लोज चार्ज, अभी मैं समझा रहा हूं। इनक्लोज चार्ज और एप्सिलॉन नॉट है बच्चों परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। अगर फ्री स्पेस है तो फ्री स्पेस की परमिटिविटी होगा, अगर फ्री स्पेस नहीं है तो जो भी मीडियम होगा उसकी परमिटिविटी होगा। मैं यहाँ पे एक एग्जांपल से समझा रहा हूँ। मान लीजिए हमारे पास कोई एक रैंडम बच्चों यहाँ पे ये क्लोज सरफेस है, और जस्ट लाइक आपका कोई एक फुटबॉल है, उसमें से हमने एयर को निकाल दिया तो वो इस शेप में आ गया है, और आपको पता है कि फुटबॉल क्लोज सरफेस का होता है। और यहाँ पे बच्चों एक चार्ज है, लेट्स सपोज वो चार्ज है कैपिटल Q। सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स ये प्लस Q है, सो इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक थ्रू दिस क्लोज सरफेस बच्चों आ जाएगा कैपिटल Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि यहाँ पर जहाँ पे ये सरफेस है यहाँ पर एयर आपका है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है। तो ओवरऑल आपको क्या समझना है बच्चों की जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है वो सिर्फ 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। पहला Q इनक्लोज के ऊपर डिपेंड कर रहा है, कितना चार्ज इनक्लोज है। दूसरा परमिटिविटी ऑफ द मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है बच्चों, और किसी के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है। क्लियरली आप देख पा रहे हैं कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक थ्रू ए क्लोज सरफेस सिर्फ 2 फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। एक तो कितना चार्ज इनक्लोज है, मतलब ये गॉसियन ये जो क्लोज सरफेस है बच्चों इसके अंदर कितना चार्ज है उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स आने वाला है, और प्लस परमिटिविटी ऑफ द मीडियम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। वो गॉसियन सरफेस के शेप पर डिपेंड नहीं कर रहा है, कैसा शेप है इस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, कैसा साइज है इस पे भी डिपेंड बच्चों नहीं कर रहा है, कैसी ज्योमेट्री है जिसको हम शेप एंड साइज ही कह सकते हैं उस पे भी बच्चों डिपेंड नहीं कर रहा है। इन सब चीजों के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा। हाँ, कितना आउटसाइड चार्ज है मैं यहां पे भी लिख देता हूं, आउटसाइड चार्ज कितना बच्चों आउटसाइड चार्ज है उसके ऊपर भी डिपेंड नहीं कर रहा है,
तो क्लियरली आपको समझना है बच्चों कि अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो सिर्फ और सिर्फ इनक्लोज चार्ज के ऊपर डिपेंड करता है और परमिटिविटी ऑफ द मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। ये शेप पर, साइज पे, ज्योमेट्री पर, आउटसाइड चार्ज पे, इन सब के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। अब चलते हैं बच्चों अपने क्वेश्चन पे वन बाय वन, देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन सही है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए कह रहा है कि ऑल द चार्जेस वेदर इनसाइड और आउटसाइड द गॉसियन सरफेस कंट्रीब्यूट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या ये बात सही है बच्चों? तो अभी अभी हमने समझाया कि आउटसाइड चार्ज इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कोई कंट्रीब्यूट नहीं करता है, सिर्फ और सिर्फ इनसाइड चार्ज, जिसको मैं इनक्लोज चार्ज कह रहा हूं, वही इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करता है। तो ये जो इनसाइड है ये तो सही है बट आउटसाइड नहीं करता है बच्चों, दैट्स व्हाई ये ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि हमारे स्टेटमेंट में कह रहा है ऑप्शन 1 में कि इनसाइड और आउटसाइड दोनों। तो ऐसा बात नहीं है बच्चों, सिर्फ और सिर्फ इनसाइड जो चार्ज होगा गॉसियन सरफेस के अंदर वाला चार्ज, सिर्फ उसी पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू डिपेंड करेगी, आउटसाइड चार्ज पे डिपेंड नहीं करेगा। इस बात को दिमाग में रखना बेटा। तो इसका मतलब ये जो पहला ऑप्शन है वो आपका गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन पे आते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द गॉसियन सरफेस। अभी अभी हमने समझाया कि ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड नहीं करता, आप कैसा भी गॉसियन सरफेस ले लो, आप यहाँ पर सिलिंड्रिकल ले सकते हो, आप यहाँ पे क्यूबॉइड ले सकते हो, आप यहाँ पर कोई भी शेप और ले सकते हो, फॉर एग्जांपल आप कोई यहाँ पे क्यूब ले सकते हो, कैसा भी बच्चों गॉसियन सरफेस होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज नहीं होगी। तो ये बात जो कह रहा है कि डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्री, ये स्टेटमेंट गलत है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स डज नॉट डिपेंड अपॉन द ज्योमेट्री ऑफ द गॉसियन सरफेस, तो ये स्टेटमेंट भी गलत हो गया। स्टेटमेंट नंबर बेटा थर्ड है जो ऑप्शन सी है, गॉस थ्योरम कैन बी अप्लाइड टू ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। बच्चे इस ऑप्शन में कंफ्यूज हो सकते हैं, हो सकता है आप भी हो जाए, बट ये ऑप्शन भी गलत है। अगर आपको बच्चों गॉस लॉ आपने अप्लाई किया होगा, अगर आपने गॉस लॉ को एप्लीकेशन पढ़ा होगा तो आपने ये जरूर देखा होगा कि गॉस लॉ वहीं पे एप्लीकेबल होता है जहां पर गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम हो, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल हो गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर वो सेम हो, तो वहीं पर आपको गॉसियन सरफेस आप अप्लाई कर सकते हो। मींस गॉसियन सरफेस वहीं पे एप्लीकेबल होगा जहां पर गॉस लॉ वहीं पर एप्लीकेबल होगा जहां पे हम एक ऐसा गॉसियन सरफेस बना पाए जिससे कि उसके हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड और इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है बच्चों वो सेम हो। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, तो बच्चों ये आपका नहीं सही है। इसका मतलब कि अगर गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिफरेंट होगा तो वहां पे हम गॉस लॉ को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, बस इतनी सी बात है। चलते हैं बच्चों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और नेक्स्ट ऑप्शन पे यहाँ पे कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर द गॉसियन सरफेस रिमेन्स कांस्टेंट एंड यूनिफॉर्म एट एवरी पॉइंट। बच्चों यही तो अभी अभी हमने समझाया कि गॉस लॉ वहीं पे एप्लीकेबल होगा जहां पर गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कंटिन्यूअस हो, यूनिफॉर्म हो, प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो कांस्टेंट हो। तो ये बच्चों आपका ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो गया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। अगर आपको इसमें अभी भी कुछ डाउट आ रहा है तो बच्चों आप इसको रिवीजन क्लास में, जब इसको मैं रिवाइज कराऊंगा या जब ये आपका अपलोड हो जाएगा तो आप इसको जरूर एक बार रिवाइज कर लेना कि मैंने आपको यहाँ पे क्या समझाया हुआ है। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर डी बच्चों यहाँ पे करेक्ट हो गया है। अब चलेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे।